हमारे अगले ट्रेडर हैं जेफ येस। जेफ येस की जर्नी फाइनेंस और ट्रेडिंग की दुनिया में शुरू हुई फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर 1981 में, जहां उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग की पोटेंशियल ने बहुत अट्रैक्ट किया। इस फैसिनेशन ने उन्हें अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी ट्रेडिंग करियर की तरफ एनकरेज किया। 1980 की शुरुआत में उन्होंने अपने 6 दोस्तों को ट्रेडर के लिए ट्रेन किया और ट्रेडर बना दिया। 1987 तक इस ग्रुप ने येस के साथ मिलकर सुसुकेना इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाया। ये फर्म बहुत तेजी से ग्रो हुई और अब 175 लोगों को एम्प्लॉय करती है, जिनमें से 90 ट्रेडर हैं। सुसुकेना आज एक लीडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग फर्म बन चुकी है ग्लोबली और ये प्रोग्राम ट्रेडिंग में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। यह अपने यूनिक ट्रेडिंग अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, जो सिर्फ ऑप्शन प्राइसिंग के एडवांस मॉडल से ज्यादा है। उनका फोकस मैथमेटिकल गेम थ्योरी के प्रिंसिपल पर होता है ताकि वो अपने गेन्स को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। यस के लिए फाइनेंशियल मार्केट एक बड़ी पोकर गेम की तरह है, जहां कंपटीशन की स्किल लेवल को समझना बहुत जरूरी है। वो अक्सर पोकर एनालॉजीज को यूज करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए। जैसे कि अगर आपके सामने वाला अपोनेंट आपसे कम स्किल वाला है तो आपका जीतना पक्का है। ये फिलॉसफी उनकी ट्रेडिंग टेक्निक्स में भी एक्सटेंड होती है, जहां वो केयरफुली अपने ओपोनेंट्स की एक्सपर्टीज और नॉलेज को कंसिडर करते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट करने में। अगर वो समझते हैं कि जो उनके ट्रेड्स हैं और जो सामने वाला बायर या सेलर है वो उनसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास, तो अपने मार्केट व्यू को एक बार रिवाइज जरूर करते हैं। यस का मार्केट के साथ लगाव बचपन से ही शुरू हुआ। उन्होंने अपने पिता के साथ न्यूज़पेपर से स्टॉक कोड्स चेक करना शुरू किया और जल्द ही अपना पहला स्टॉक कैंपबेल का स्टॉक खरीदा। ये उनका पहला कदम था फाइनेंस की दुनिया में। हाई स्कूल तक आते आते उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना इंटरेस्ट बना लिया और कुछ ट्रेड्स भी लिए, जिनसे उन्हें मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज और इनएफिशिएंसी को समझने में काफी हेल्प हुई। कॉलेज के दिनों में उन्होंने पोकर खेलना शुरू किया, जहां उन्होंने सीखा कि कैसे मैथमेटिकल और स्ट्रेटेजिक सोच को अप्लाई करके लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाई जा सकती है, चाहे वो पोकर हो या ट्रेडिंग हो। अगर आप स्ट्रेटेजिक सोच अप्लाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस जरूर मिलती है। जॉब इंटरव्यूज और प्रोफेशनल लाइफ में उनका हमेशा एक अनकन्वेंशनल अप्रोच रहता था, जिसमें वो ट्रेडिशनल विजडम को चैलेंज किया करते थे। उन्होंने मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस और अपने यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाया। उनका मानना है कि ट्रेडिंग में और पोकर में दोनों में ही हर दाव को जीतना या हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने मैक्सिमम गेन्स को कैलकुलेटेड रिस्क लेकर मैक्सिमाइज करना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस होते हैं। उन्होंने अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके दिखाया कि पेशेंस का और स्मार्ट डिसीजन अगर लिए जाएं तो फिर आपको सक्सेस जरूर मिलती है। उनका ये भी कहना है कि पोकर और ट्रेडिंग दोनों में ही साइकोलॉजिकल इंसाइट और अपोनेंट की स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है। ये इसकी ट्रेडिंग जर्नी दिखाती है कि कैसे अलग अलग फील्ड के स्किल्स और इंसाइट को एक दूसरे में अप्लाई करके बड़ी सक्सेस हासिल की जा सकती है। जेफ ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो इसकी शुरुआत हुई एक एग्जांपल से। मान लो कि एक ऑप्शन की वैल्यू है $3 और आमतौर पे वो $2.7.8 पे खरीदते हैं और $3.1/8 में बेचने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर एक ब्रोकर जिसे वो सोचते हैं कि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है जेफ से, तो वो उस मार्केट में टाइट रेंज में प्राइस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वो सही दाम लगा देंगे तो ब्रोकर कुछ नहीं करेगा, वो डील होगी ही नहीं, वो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर वो गलत प्राइस बिड कर देंगे तो फिर सामने वाला ब्रोकर उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उस ट्रेड में उनका लॉस हो जाएगा। इस तरह जब जेफ को लगता है किसी ऑप्शन की प्राइस जो है वो कम है और सामने वाला ब्रोकर उसको ज्यादा में खरीदने चाह रहा है, तो बहुत संभावना होती है कि उस सामने वाले ब्रोकर के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसे नहीं पता। तो ऐसे मामलों में जेफ जो है वो ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग डिसीजन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित होना चाहिए। हो सकता है कि आप सोचते हैं कि एक ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू x है, लेकिन अगर सेम ऑप्शन की वैल्यू किसी ने x + y पे बिड किया है तो आपको एक बार अपने ऑप्शन की वैल्यू को जरूर चेक कर लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है जो फिशर ब्लैक ने दिया था। वो ब्लैक-स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के लिए फेमस है। सोचो तुम एक लेट्स मेकर डील पर हो और तुम 3 दरवाजों में से तुम्हें एक चुनना है। तुमने दरवाजा नंबर 1 चुना तो मोंटी हॉल कहता है कि ओके कैरोल, दरवाजा नंबर 2 खोलो। बड़ा इनाम दरवाजा नंबर 2 के पीछे नहीं है। ऑफ कोर्स मोंटी हॉल जानता है कि किस दरवाजे के पीछे इनाम है, तो जिस तरह वो गेम खेलता है वो कभी भी असली इनाम वाले दरवाजे को नहीं खोलता। अब वो तुमसे कहता है कि क्या तुम दरवाजा नंबर 3 पे स्विच करोगे, क्योंकि तुमने पहले दरवाजा नंबर 1 चुन रखा है। तो इसका सही जवाब ये है कि तुम्हें हमेशा दरवाजा नंबर 3 पे स्विच करना चाहिए। इनाम के 3 दरवाजों में से जो 2 तुमने नहीं चुने, उनमें से एक के पीछे होने की प्रोबेबिलिटी शुरू में 2/3 थी। जब मोंटी हॉल ने एक दरवाजा खोला और जिसके पीछे इनाम नहीं था, तो इससे जो शुरुआती प्रोबेबिलिटी जो है वो बदल नहीं जाती, क्योंकि अभी भी प्रोबेबिलिटी सेम ही है 2/3। ये एग्जांपल एक शो
धोखा है, जहाँ पे लोगों को फनी रैबिट ईयर्स पहना दिए जाते हैं। और कंफ्यूजन ये है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस रैंडम नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये रैंडम होता है, लेकिन अगर मॉन्टी हॉल रैंडमली 2 दरवाजों में से एक को चुनता और प्राइज उसके पीछे नहीं होता, तो बचे हुए 2 दरवाजों के बीच की प्रोबेबिलिटी सच में 50-50 होती। लेकिन अगर वो रैंडमली चुनता, कभी कभी ऐसा जरूर होता कि उसने दरवाजा चुना और उसके पीछे इनाम होता, लेकिन असल में उस पूरे शो में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी भी रैंडमली चूज नहीं किया, उसने हमेशा गलत दरवाजा चुना और इससे प्रोबेबिलिटी बदल जाती है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्लासिक एग्जांपल है। अगर प्राइस डोर नंबर 2 पे या डोर नंबर 3 के पीछे होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और अगर ये डोर नंबर 2 नहीं है तो भी डोर नंबर 3 के पीछे होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 ही है। पॉइंट ये है कि आपके सेंसेस आपको धोखा देते हैं। आपका जो पहला सिंपल इंफ्लुएंस आपका यही कहना होगा कि डोर नंबर 1 और डोर नंबर 3 के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 है। लेकिन अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे और सिंपल मैथ्स लगाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो चॉइस आपको स्विच करने में ही बड़ा एडवांटेज मिलता है। ट्रेडिंग में मॉरल यही है कि सिचुएशन को जितने एंगल से देखा जाए उतना आपको एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जो इनिशियल इंपल्सेस होते हैं किसी ट्रेड को लेके वो ज्यादातर गलत ही होंगे। जो भी आपके ऑब्वियस कंक्लूजन होते हैं उसमें कभी भी पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। आपने सुना होगा ना, when people are greedy you have to be fearful, when people are fearful you have to be greedy। तो इसका मतलब यही है कि हमेशा ऑब्वियस कंक्लूजन पे ना जाए और एक बार दूसरे एंगल से भी जरूर सोचे अपने ट्रेड का। जेफ का मानना है कि हर किसी का ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल असली दुनिया को ठीक से समझाने के लिए बहुत सिंपल होता है कि यार ये कर लो, इतने में बेचना है, इतने पे सेल करना है। लेकिन कोई भी अपना मॉडल ऐसा नहीं बना सकता जो उसमें मार्केट के सारे इंफॉर्मेशन को भर दे। वो मानते हैं कि किसी भी इंटेलिजेंट को और क्विक थिंकिंग वाले इंसान को ट्रेडर बनाया जा सकता है। उनका ये मानना है कि ट्रेडर बनाए जाते हैं, ट्रेडर अपना जन्म नहीं लेते, उनको ट्रेन करना पड़ता है। एक ट्रेड का एग्जांपल देते हैं, एनसीआर जो AT&T के टेक ओवर का टारगेट है। AT&T की बिड जो है $110 पे है और स्टॉक करंटली लगभग $106 पर ट्रेड कर रहा है। अगर वो टेक ओवर सक्सेसफुल होता है तो स्टॉक के बायर को लगभग $2 का फायदा होता है, और अगर दूसरी तरफ टेक ओवर फेल हो जाता है तो स्टॉक जो है शार्पली लगभग $75 तक गिर जाएगा, जो करंट मार्केट एस्टिमेट से के हिसाब से ये अंदाजा लगाया गया है। इस पर्टिकुलर केस में जो रिलेटिवली पास की इन द मनी और एट द मनी की कॉल्स होंगी वो बेकार है, उनमें कोई भी वैल्यू नहीं बची, क्योंकि स्टॉक 110 से ऊपर नहीं जाएगा, ये फिक्स है। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा जो आउट ऑफ द मनी पुट है, 90s के पुट है, उनमें कुछ चांसेस हैं कि उनका जो है प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि अगर टेक ओवर फेल होता है तो वो बहुत ज्यादा चांस है कि पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आउट ऑफ द मनी पुट के इक्विवेलेंट आउट ऑफ द मनी कॉल है उनके प्राइसेस ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि आउट ऑफ द मनी पुट जो है वो प्रीमियम में चल रहे होंगे। और आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि अगर सेम साइड पर आप वो देखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे भी ATM से, तब भी आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि कॉल के प्राइसेस ज्यादा है पुट से, यानी कि अगर 100 पॉइंट दूर कॉल का प्राइसेस 10 है तो सामने पुट का हो सकता है 12 हो या फिर 8 हो, तो एक तरफ का हमेशा ही जो है प्रीमियम बढ़ा रहता है। इस एग्जांपल से आपको एक चीज समझ में आती है कि जो आइडियलिस्टिक ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल होता है रियल वर्ल्ड में वो मिसलीडिंग प्रोजेक्शन देता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन प्राइस हमेशा वैसे नहीं होते जैसे होने चाहिए। तो सही बात यह है कि स्टैंडर्ड मॉडल मानता है कि किसी भी इंडिविजुअल का एक ऊपर जाने पे एक नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि जिस साइड के प्राइस मूवमेंट की संभावना लोगों को ज्यादा लग रही होती है उस साइड के कुछ ऑप्शन या तो प्रीमियम पर चल रहे होंगे या कभी डिस्काउंट पर चल रहे होंगे। जब कभी टेक ओवर होता है यूएस में तो SEC टेक ओवर के टाइम पे ऑर्डर फ्लो को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है ताकि किसी को भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड करने का चांस ना मिले। तो पहले पैसा वापस करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता था, लेकिन मगर अब SEC ने इसे काफी इम्प्रूव किया है। जैसे एक फेमस एग्जांपल है 1981 का, जब सेंटा फे ऑयल कंपनी का टेक ओवर हुआ था कुवातीस के द्वारा। उस समय स्टॉक $25 पर था और एकदम से $45 का जंप आ गया, जिससे ऑप्शन डॉलर को लगभग रातों रात $1 मिलियन का नुकसान हुआ। हालांकि उनका पैसा वापस तो मिल गया, लेकिन इस पैसे को वापस कमाने में उन्हें काफी साल लगे। तो अगर आप मार्केट में हैं और आप पैसा लॉस कर चुके हैं तो आपको पैसा मिलने में बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश आपको हमेशा ये करनी चाहिए कि हमेशा बैलेंस बनाए रखें, न ज्यादा कंजर्वेटिव खेलें, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव खेलेंगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा और अगर एग्रेसिव खेलेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
अगर हम यस के लेसन को थोड़े से सिंपल वर्ड में समझे तो सबसे पहला है कि आपको गेन्स को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना है। अगर आपको लगे कि सामने वाले के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर सब लोग जो हैं बाइक वर्क कर रहे हैं लेकिन कोई ब्रोकर है या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो सेल कर रहा है, तो उसके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है, तो आपको एक बार अपना ट्रेड जो है रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए। और लास्ट में आपको कभी भी ना कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी है ना ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा न्यू मार्केट विजर्ड बुक के एक ट्रेडर जिनका नाम है जेफ यस। उनसे हमने सीखा कि पोकर और ट्रेडिंग में काफी सिमिलैरिटी है। इन दोनों में ही हमें सामने वाले अपोनेंट के स्किल लेवल को समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपने दाव को खेलना पड़ता है। ट्रेडिंग में भी इसी तरह जब कोई ब्रोकर होता है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो कुछ बाय कर रहा है या सेल कर रहा है और बाकी सब लोग जो है वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपको नहीं पता या जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जेफ यस से हमने ये भी सीखा कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ढंग से अपनी स्ट्रेटेजी में यूज करना शुरू कर दें तो हम 89% ट्रेडर से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और जेफ यस के सिंपल से कुछ लेसन्स थे जो कि हमें सीखने चाहिए कि सबसे पहले आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं ना कंजर्वेटिवली ज्यादा ना ही अग्रेसिव अप्रोच रखें, क्योंकि अग्रेसिव अप्रोच आपको ज्यादातर लॉस करता है और कंजर्वेटिव अप्रोच से आपको ट्रेड ही नहीं मिलते, क्योंकि आप हमेशा डरे रहते हैं कि यार ये ट्रेड लॉस में ना चले जाए। इसलिए आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि अपना जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले ताकि आप अपने गेन को मैक्सिमाइज कर सके। एग्जांपल के लिए अगर हम ट्रेड लेते हैं और अपना जो रिस्क है उसे हम कैलकुलेट करके फिक्स अमाउंट कर देते हैं कि इससे ज्यादा रिस्क हमने नहीं लेना, तो अगर हम 10 में से 6 ट्रेड भी सही लेंगे तब भी हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और बेस्ट तो ये है कि आपको जो आपने इससे पहले भी मार्केट विजर्ड की वीडियो देखी होगी और जो डिसिप्लिन ट्रेडर में भी आपने सीखा होगा कि आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। चाहे आप स्टॉप लॉसेस लगाएं या फिर जब पोजीशन आपके अगेंस्ट हो रही है आप उसको एग्जिट कर दें और फिर दूसरे स्ट्राइक में पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप ट्रेडिंग सिखाना चाहते हैं।